चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो अपन देखेंगे थोड़ा जल्दी आ जाया करो, सबके सब क्या है कि फिर धीरे धीरे आते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो सारे एक साथ आ जाया कर शुरू के 5 मिनट में। अच्छा वो भी बाकी हैं क्या? ये कौन बाकी रह गया? स्टार्ट करें। तो आज हमारा जो है धार्मिक वास्तुकला यानी स्तूप, चैत्य और गोम्पा एवं मंदिर स्थापत्य के बारे में बात करेंगे अपन। इसके अंदर जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मंदिर स्थापत्य कला। मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है सबको? चलिए, मंदिर स्थापत्य कला के अंदर जब अपन देखेंगे तो मंदिर स्थापत्य कला हमारे पास इम्पोर्टेंट है और जो स्तूप है वो इम्पोर्टेंट है। चैत्य थोड़ा कम है और गोम्पा उससे भी कम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो सिलेबस के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट अपन को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अपन को ज्ञानी तो बनना नहीं है। इसीलिए अपन को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारा मंदिर स्थापत्य कला है। जो मंदिर स्थापत्य कला है वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है और आपको जो नोट्स मिलेंगे संडे तक मैं इसके नोट्स दे दूंगा। तो उसके अंदर जो मंदिर स्थापत्य कला है वो थोड़ा डिटेल के अंदर है। ये वाले जो नोट्स हैं ये मैंने जो PDF जो हमारी PPTयाँ हैं या जो हमारा मॉडल है उसको ध्यान में रख के बनाए, तो मॉडलों पे बिल्कुल फोकस करा है। लेकिन जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो नोट्स के अंदर क्या होगा, ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो उसको गहराई से समझने पे रहेगा। तो कई बार क्या होता है मॉडल के अंदर बहुत ऊपर ऊपर से चीज़ें दे रखी हैं लेकिन गहराई में सवाल आ जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी हमें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। पहला है स्तूप। स्तूप की जो डेफिनेशन और मीनिंग होती है वो समझेंगे हम। बौद्ध धर्म का सर्वोच्च पवित्र स्मारक जो है स्तूप कहलाता है। येलो लाइन दिख रही है आपको? कौन सा कलर सबसे बेस्ट रहेगा देखने के अंदर? ये रहेगा, नहीं सही है। तो हमारे पास क्या है कि जो डेफिनेशन और मीनिंग देखेंगे हम स्तूप की। स्तूप इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्तूप बहुत पुराने समय से ही चलते हुए आ रहे हैं और हमारी कला का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म का सर्वोच्च पवित्र स्मारक होता है बुद्ध जो स्तूप होते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्मारक स्तूप है। इसका मूल आकार ठोस गुंबदाकार टीले के समान होता है। इसके शीर्ष पर एक छत्र होता है जैसे पारासोल के स्थित कहते हैं अपन। इस जो छत के ऊपर है कुछ अवशेष रखे जाते हैं जो भी हमारे होते हैं बुद्ध धर्म के अंदर, उनके अवशेष यानी उनके मरने के बाद जो उनके अवशेष होते हैं उसको रखा जाता है। स्तूप सबका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ढेर लगाना। किसका मतलब होता है? ढेर लगाना या खड़ा करना। इन दोनों में से एक कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो ढेर होता है, टीला या दाह संस्कार ढेर बोलते हैं इसको। फ्यूनरल पील के उपयोग के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया मरने के बाद में उनकी अस्थियाँ या उनके कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको उसके अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि उसकी बाद में पूजा करी जा सके या उसके अवशेष रखे जा सकें। पवित्र अवशेषों का स्मारक है ये। स्तूपों का प्रयोग बुद्ध के किसी पवित्र अवशेष, रिलिक बोलते हैं अपन इसको, पर बनाए गए टीले के लिए तथा उन पवित्र स्थानों के लिए किया जाता है जो बुद्ध की जीवन लीलाओं या कृत्यों के साक्षी रहे हैं। इसका मतलब होता है कुछ भी, दाढ़ी का बाल भी हो सकता है, सर के बाल हो सकते हैं, उनकी अस्थियाँ हो सकती हैं, नाखून हो सकते हैं, दांत हो सकते हैं, कोई भी चीज़ रिलीक कहलाती है किसी महापुरुष के यानी किसी बौद्ध के जो मठ के जो होते हैं उनके रिलीक्स रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्ध के रखे जाते हैं, गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उनके भी रिलीकों को रखा जाता था अलग अलग। अब यहाँ पे देखो उस स्तूपों की जो उत्पत्ति है वो दो पहलू समझते हैं अपन को कि जो 2 फोल्ड ओरिजिन है वो स्तूपों का कहाँ से है। पहला है शव टीला यानी कि बैरिक मोड। पहला ये अंत्येष्टि और शव टीलों के रूप में शुरुआत हुई थी इनकी। स्तूपों को स्वयं बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे जाते थे। यहाँ पे सबसे पहले जो स्तूप बनाए गए थे उसके अंदर क्या करा जाता था, जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनके अवशेष रखे जाते थे। लेकिन अब आप समझिए कि आपको 84,000 स्तूप बनाने हैं, तो 84,000 चीज़ें आप कहाँ से लेके आएंगे बुद्ध से जुड़ी हुई? तो फिर क्या हुआ कि बाकी लोगों की भी चीज़ें रखनी स्टार्ट कर दी। दूसरा, अपनी लंबवत दूरी के साथ स्तूप का आकार एक्सीमोडी या विश्व दूरी
ये दो वर्ल्ड एक्सिस या एक्सिमुडी के हिसाब से चलने लग गया, प्रतिनिधित्व करता है, जिससे गहरे ब्रह्मांडीय निहितार्थ हैं। मतलब इसको अपन कॉस्मिक समझेंगे कि कॉस्मिक रिले के हिसाब से समझेंगे। एक तो जो होते हैं कि बिल्कुल अंडाकार बना दिया और उसके अंदर बुद्ध से जुड़ी हुई जो चीज़ें उनके जीवन में जो उन्होंने यूज़ ली थी उनको रख दिया। दूसरे ब्रह्मांडीय अर्थ के अंदर जो अब इतनी सारी चीज़ें तो ला नहीं सकते, तो ब्रह्मांडीय अर्थ के अंदर अलग स्तूप भी बनाना स्टार्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे मुख्य जो वास्तुशिल्प घटक है यानी कि आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो आपको देखने हैं। एक तो होते हैं वेदिका, वेदिका और तोरण, रेलिंग होती है जो उसके चारों तरफ लगी हुई होती है, और प्रवेश द्वार होता है जिसे अपन तोरण भी बोलते हैं, और धमेकु स्तूप। यहाँ पे जो चित्र है स्लाइड के अंदर मैंने चित्र लगाया उसको धमेकु स्तूप के हिसाब से देख लीजिए। देखो ये होता है हमारा स्तूप। यहाँ पे क्या होता है कि चारों, ये सीढ़ियाँ नहीं है थोड़ी, यहाँ पे क्या है चारों तरफ ये लगाई जाती हैं, इसको बोलते हैं हम, ये जो बाहर आपको दिखाई देगी ये हमारे पास वेदिका, ये जो मेन एंट्रेंस है इसको बोलते हैं वेदिका। यहाँ पे ये जो ऊपर जो दिखेगी आपको ये यष्टि होती है। ये यहाँ पे जो जो मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट, जो चौकोर सा बॉक्स बना हुआ है ये होता है हर्मिका। यहाँ पे ये तोरण द्वार हो गया, और ये जो चारों तरफ इसके ये लगाई गई हैं ये सोपान कहलाती हैं, मेदी। और ये जो पूरा जो गोला है ये अंडे के समान बना हुआ होता है, तो इसको अंडक भी कहते हैं, या अर्धगोलाकार गुम्मद भी कहते हैं इसको। स्तूप का ये मुख्य भाग होता है। यहाँ पे गेट होता है, अंदर जाने का रास्ता होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से बाहर की साइड में परिक्रमा लगाई जाती है अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेन 6-7 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यष्टि इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ पे हर्मिका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर्मिका के अंदर जो है रिलिक रखे जाते हैं जो साधु संत होते हैं उनके। और यहाँ पे जो है इस तरीके, लेकिन आप देखेंगे कि ये चित्र जैसा बना हुआ है ऐसे ही सारे स्तूप नहीं होते, कुछ अलग भी होते हैं। तो ये एक मॉडल है कि इस तरीके से होते हैं स्तूप। यहाँ पे तोरण हो गया, और ऊपर जो आपको दिख रही है ये वेदिका हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये चित्र को आप याद रख लेंगे कि भाई कौन सा तो अंडक होता है, यहाँ पे हर्मिका होती है जिसके अंदर रिलिक रखे जाते हैं, ऊपर यष्टि होती है, यहाँ पे तोरण होता है, वेदिक होती है, और ये जो रिलिक होती है अपने पास ये चारों तरफ घूमती है, रेलिंग भी बोलते हैं इसको, सोपान भी बोलते हैं अपन। और मेथी जो यहाँ पे ये अंडाकार जो ये गोला है इसको मेथी, अंदर की जो ये दिख रही है ना आपको, ये मेथी कहलाती है। इसके बाद में स्तूप के जो भाग हैं वो उसको अलग अलग मैं बता देता हूँ आपको। एक अंड होता है जो अर्ध गोलाकार गुम्मद होती है, जो स्तूप को मुख्य जो मध्य भाग होता है वो होता है। उसके बाद मेथी होती है वृत्ताकार चबूतरा जिसे हम बोलते हैं, जिस पर अर्ध गोलाकार गुम्मद या अंड बनाया जाता है। तीसरा होता है सोपान। सोपान ये सीढ़ी स्टेप है जिसका उपयोग मेदी तक पहुंचने के लिए किया जाता है, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए। एक होता है दक्षिणा। दक्षिणा परिक्रमा मार्ग होता है, यानी कि जब आप कभी भी देखोगे कि मंदिर हो, मस्जिद हो, या कहीं पे भी आप देखोगे तो एक राउंड काटने की हमारी प्रथा है कि हम उसके सीधे तरीके से एक पूरा चक्कर काटते हैं, ठीक है। ऐसे परिक्रमा बोलते हैं अपन। ऐसे परिक्रमा जो करने की चीज़, घूमने की जो जगह होती है, मतलब कुछ ऐसा खालिस्तान बना हुआ होता है और रेलिंग से ढका हुआ होता है इस तरीके से, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा या परिक्रमा मार्ग भी बोलते हैं इसको। इसका उपयोग श्रद्धालुओं द्वारा स्तूप की परिक्रमा करने के लिए किया जाता है। अगला है हमारे पास स्तूप के भाग। अब स्तूप के कौन कौन से भाग होते हैं। एक होता है हर्मिका, जो मैंने आपको बताया, स्तूप के शिखर के ऊपर स्थित वर्ताकार चबूतरे से घेरे वाली होती है वेदिका। रेलिंग उसको घेरी भी रहती है। यह देवत्व स्थान माना जाता है, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है, देवत्व स्थान है ये। दूसरा होता है यष्टि। हर्मिका के केंद्र से निकलने वाला केंद्रीय स्तंभ या दंड जिस पर छत्र स्थित होता है वो यष्टि कहलाती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ऊपर की साइड में। तीसरा होता है हमारे पास वेदिका। स्तूप के चारों तरफ घेरने वाली मुख्य बाड़ जो होती है, रेलिंग जिसे अपन बोलते हैं, उसको वेदिका बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास तोरण आ गया। तोरण मुख्य दिशा कार्डिनल अलंकृत होती है। तोरण आ गया हमारे पास, मुख्य दिशा जो डिसाइड करती है, अलंकृत प्रवेश द्वार होता है। अब देखो आपने हर धर्म के अंदर ये नियम है कि उत्तर साइड होती है, दक्षिण साइड होती है, और एक जो प्रवेश द्वार होता है वो हमेशा इस तरीके से होता है कि सूर्य की पहली किरण जो है मंदिर के अंदर आ सके, या किसी भी जो अपन बनाते हैं उसके अंदर आ सके। तो हर चीज़ को इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि सूर्य की पहली किरण जो है दहली छुए, यानी कि जो हमारा तोरण द्वार है उसको अंदर प्रविष्ट हो, इस तरीके से बनाया जाता है। अंड और प्रतीकात्मक, ये जो सिंबोलिज्म है, यानी जो स्वर्ग का गुम्मद माना जाता है, इसको स्तूप का अर्ध गोलाकार जो गुम्मद है जिसे अंड कहते हैं, कहा जाता है, स्वर्ग के गुम्मद का प्रतीक है ये हमारे पास। अगर आपसे कोई पूछे कि स्तूप के अंदर किस हिस्से को स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है, तो आप बोलेंगे अंड, जो उसका अंडा है। पहिया और कमल, ये देखो कमल जो लोटस का जो फूल है ना,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर धर्म के अंदर। आपको अगर रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से देखना है तो हर धर्म के अंदर जो कमल का फूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बौद्ध धर्म के अंदर भी एसोसिएट है। इसका वृत्ताकार नक्शा जो है चक्रव्यूह का प्रतीक है। आपने देखा होगा अशोक स्तंभ अपना, उसके अंदर जो चक्र इस तरीके से दिखेगा ना, वो चक्र का प्रतीक है। ब्रह्मांडीय समय को नियंत्रित करता है, और साथ ही ये कमल लोटस का भी प्रतिनिधित्व करता है। लोटस जो जैन धर्म के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, हिंदू धर्म के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारे पास यहाँ पे छतरी, यष्टि या छत्रवली। केंद्रीय, ये ब्रह्मांडीय दूरी होती है। केंद्रीय ब्रह्मांडीय दूरी मतलब सेंट्रल कॉस्मिक एक्सिस जो बीच का होता है, को शीर्ष पर स्थित एक चपटी डिस्क के जैसा संरचना द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि छतरी। आपने देखी होगी राजस्थान के अंदर छतरियाँ होती है ना, जो बिल्कुल सेंटर से एक्सेस होती है, चारों तरफ फैली हुई होती है, उस तरीके से। यह अम्ब्रेले की तरह एक छत टाइप की होती है। जैसे आप अंदर जाएंगे ना स्तूप के, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बड़े छाते के नीचे आ गए। बुद्ध के प्रति सम्मान, छतरी बुद्ध के प्रति सम्मान व्यक्त करती है। यह सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन का प्रतीक है, और बोधि वृक्ष बुद्ध ट्री का प्रतिनिधित्व करती है। अब जो अम्ब्रेला होता है, आपने सुना होगा कि बुद्ध को जो है एक पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या करी और उनको ज्ञान का बोध हुआ, और उसके बाद में उन्होंने उपदेश देने चालू करे और पूरे देश के अंदर घूमे और लोगों को अलग अलग जगह जाके उपदेश दिए। तो जो ट्री है वो ट्री कैसा होता है, मतलब चारों तरफ से फैला हुआ होता है ट्री, है ना, और उसके नीचे आप बैठ के एक अम्ब्रेले की तरह कर सकते हो। स्तूप अगर आप देखोगे ना, तो उस समय ज़्यादातर उस समय क्या हुआ था कि उस समय की बात यह है कि कोई ऐसे अपने पास टेक्नोलॉजी थी नहीं कोई चीज़ बनाने की, तो स्तूप बनाना बहुत आसान था। स्तूप बनाना इसलिए आसान था क्योंकि क्या होता है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है ईंटों के अंदर। आपने देखा होगा कभी इंटरलॉक सिस्टम होता है। अगर आप किसी ईंट को इस तरीके से डिजाइन कर देंगे और बीच में से और एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, तो वो गिरेगी नहीं, वो इंटरलॉक हो जाएगी एक दूसरे से। मतलब वो एक तरीके से इस तरीके से छज्जा बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बर्फ़ के अंदर, कभी आपने कोई फिल्म के अंदर देखा होगा कि बर्फ़ के अंदर ऐसे गोल गुम्मद सी चीज़ें बनाते हैं, वो बर्फ़ की ईंटों को काट काट के, और ईंटों के थ्रू इस तरीके से गुम्मद सा बना देते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। तो जो बर्फ़ होती है वो क्या हो जो ईंटें होती हैं वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती हैं, जिससे क्या है वो गिरती नहीं है। अगर आप वैसे छत बनाओगे तो आपको लंबे या तो पत्थर चाहिए होंगे या कोई सीमेंट बजरी या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो आपको इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन इसके अंदर हमें कोई भी इंटरलॉक सिस्टम नहीं चाहिए। एक मिनट रुकिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है किसी को ज्वाइन करने के अंदर क्लास? सबकी ज्वाइन हो रही है या कोई ज्वाइनिंग के लिए बच रहा है? ओके, सब आ गए। यहाँ पे देखिए, अब जो अगर देखो कोई भी चीज़ आपको समझना है ना, अगर आपको किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को अच्छी तरह समझना है तो उसकी ज्योग्राफी समझिए और टेक्नोलॉजी को समझिए। अगर आप देखोगे कि अंडाकार ही क्यों बनाया, अगर आप बोलो कि भाई फ्लैट क्यों नहीं बनाया, अंडाकार क्यों बनाया, तो क्या है उस समय इंटरलॉकिंग सिस्टम हमने सीख लिया था, ईंटों को एक दूसरे से लगाना सीख लिया था ताकि वो एक दूसरे के ऊपर गिरे नहीं, इस तरीके का इंटरलॉकिंग सिस्टम सीख लिया था। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 500 BC की बात कर रहा हूँ, यानी कि जब पहली सदी आई थी उससे भी मैं 400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय इतना विकास नहीं हो पाया था चीज़ों का, इतनी चीज़ें नहीं समझ पाए थे, तो सबसे आसान जो लगा उन्होंने उस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, उसको रोकने के लिए बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि सबसे सॉलिड ये होता है कि इंटरलॉक आप कोई ईंटों को या किसी भी चीज़ को एक छत जैसा बना सकते हो इंटरलॉक करके। जैसे अगर आप कोई चीज़ नहीं भी भरो उसके अंदर और उसको एक तरीके से एक बार रोक के और सबको इंटरलॉक कर दो और बीच में सारी चीज़ें हटा दोगे तो वो इंटरलॉक हो जाएंगी, वो छत गिरेगी नहीं। इस तरीके से डिजाइन करा जाता था उनको। नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिका। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, ये पवित्र अवशेषों का स्थान है। स्तूप के शिखर के पास स्थित गोलाकार रेलिंग जिसे हर्मिका कहा जाता है, स्तूप के भीतर दफनाए गए पवित्र अवशेष के स्थान को परिभाषित करता है। ये यहाँ पे अब यहाँ पे दक्षिणापथ और वेदिका और सोपान, ये तीन चीज़ें अपन देख लेते हैं। यहाँ पे परिक्रमा अनुष्ठान होता है। बौद्ध पूजा पद्धति एक अभिन्न अंग, स्तूप चारों ओर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में इस प्रकार चलना कि दायां कंधा स्तूप की ओर और परिक्रमा खगोलीय पिंडों की घूर्णन गति के पुनरावर्तित रूप में हो, ब्रह्मांडीय समय के दिशा अनुसार। मतलब जैसे आप अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे, दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। जब आप घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज,
और जब आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने कभी सुना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के इस तरीके से चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक चक्कर तो वो इस तरीके से लगाती है और एक चक्कर वो इस अक्ष के ऊपर भी लगाती है, ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है, चार दोनों लगाती है। तो उसको जो अपन बोलते हैं, इससे जो गुरुत्वाकर्षण का नियम के हिसाब से ये क्या होती है, दो फोर्स लगाती है। अगर ये दो फोर्स नहीं लगे, इकोसेंट्रिक फोर्स नहीं लगे, तो पृथ्वी जो है सूरज के अंदर जाके गिर जाएगी। उस तरीके को समझाने के लिए परिक्रमा, खगोलीय पिंड जिस तरीके से घूमते हैं उसी तरीके से इन्होंने एक तरीका बनाया कि पूजा के टाइम पे जो आप उस तरीके एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, जैसे हम सेलेस्टियल बॉडी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उस तरीके से। यहाँ पे जो दक्षिणा पथ जो है स्तूप के आधार पर यह पक्का रास्ता जहाँ परिक्रमा की जाती है दक्षिण पथ कहलाता है। ये जो पूरा रास्ता है जो मैंने आपको बताया था, ये रेलिंग लगी हुई होती है, इसके अंदर जो चारों तरफ घूमा जाता है ये पक्का रास्ता होता है और ये दक्षिणा पथ कहलाता है। अब वेदिका को अगर अपन देखेंगे, दक्षिणा पथ एवं बाढ़ की रेलिंग से घिरा होता है, ये वेदिका कहलाता है। जो इन दोनों बाढ़ की रेलिंग से घिरा होता है ना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर जो बाढ़ और रेलिंग से जो घिरा हुआ होता है इसको दक्षिणा पथ कहलाता है। ये वाला जो पीछे का हिस्सा है ना जिसमें अपन घूमते हैं, ये वाला, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो तोरण और निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निर्माण सामग्री क्या होती है। देखो हर जो कोई भी व्यक्ति होता है वो आज के समय के अंदर इतिहास की तुलना करता है, क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ अवेलेबिलिटी अलग अलग टाइम की अलग अलग होती है। उस समय जो अवेलेबिलिटी थी उसी से ही बन सकता था। आज हो सकता है कि अगर स्तूप बनाए जाएं तो आराम से आप सीमेंट बजरी का यूज़ कर सकते हो, बढ़िया कंक्रीट की दीवारें बना सकते हो, लेकिन उस समय मटेरियल के यूज़ में क्या था वो उस समय के बाउंडेशन है एक तरीके से। तो कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि भाई उस समय इस चीज़ की खोज हो चुकी थी या उस चीज़ की खोज हो चुकी थी, तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि कौन सी सदी में किस चीज़ की खोज हो चुकी थी। तो आप एक लाइन कह सकोगे कि भाई अगर इससे पहले की कोई चीज़ है तो वो इसी के अंदर होगी। जैसे कई बार अपन को पूछता है, आपने कई बार, मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जब देखेंगे अपन, यहाँ पे एक लाइन होगी, जैसे क्या होगा कि आपको बोल देगा प्राकृत लिपि के अंदर अशोक के अभिलेख मिले थे हमें उन, और फिर आपको आगे प्राकृत लिपि के आगे चल जाएगा कि अभ्रक लिपि के अंदर भी इनके वो मिले थे, जो स्तंभ है वो मिले थे। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि प्राकृत लिपि कब तक चलती थी, उसके बाद में अवहट कब आ गई और उसके बाद में खड़ी बोली कब चालू हुई। तो ये आपको थोड़ा पता होगा कि जो लाइन है वो कहाँ से खिंच रही है, तो आप चीज़ों को क्लासीफाई कर सकोगे। यहाँ पे चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार, अलंकृत भव्य प्रवेश द्वार जिन्हें तोरण कहा जाता है, वेदिका के कोनों पर चारों दिशाओं के अंदर पॉइंट चिन्हित होते हैं, मतलब कि तोरण जो है चारों कोनों के ऊपर होती है इसके अंदर। वास्तुकला का विकास देखो कैसे हुआ। शुरुआती स्तूप प्राचीन स्तूपों में भव्यता, श्रद्धा जगाने के लिए सादे एवं सरल रूप और विशाल आकार पर ध्यान दिया गया था। अब आपने देखा होगा कि हर आदमी जो भी राजा होता है वो विशाल चीज़ों के ऊपर ही थोड़ा फोकस करता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम क्या होता है कोई बड़ी चीज़ को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कभी आपने वीडियो देखी हो कोई किसी भी इंस्टाग्राम की या कहीं पे भी, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ या बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं, तो आप एक बार रुक जाते हैं उस लाइक और व्यू को देख के, क्या इतने सारे लाइक और व्यू हैं तो कुछ ना कुछ खासियत होगी। तो पहले के लोग क्या करते थे, जो राजा होते थे वो चीज़ों को इतना विशाल बनाने की कोशिश करते थे कि उनकी शक्ति का प्रदर्शन हो सके, और क्या होता है जो मैसेज बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी उसको देख के लोग अट्रैक्ट होते थे। तो ये एक तरीका था लोगों को अट्रैक्ट करने का। बाद में जो स्तूप है, अब समय के साथ स्तूपों की वास्तुकला विकसित हुई और बाद के स्तूपों पर जटिल नक्काशी और सजावट की जाने लगी। देखो पहले के टाइम पे क्या है, अगर शुरुआती दौर पे देखेंगे तो आज जो स्तूप है, अगर आप बुद्ध का समय देखेंगे तो 500 BC से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। जैन धर्म और बुद्ध धर्म लगभग समान चल रहे थे, 64 या 65 साल का अंतर है सिर्फ। तो एकदम से जब बुद्ध के बाद में तुरंत ही स्तूप बनने स्टार्ट नहीं हो गए थे, समथिंग जो है 200-300 साल बाद में स्तूप बनने स्टार्ट हुए थे, और अशोक के टाइम आते आते थोड़ा उसमें फाइन आ गया था। लेकिन पुष्पमित्र शंभू है, उसके बाद में थोड़ा मामला खराब हो गया था, और उसके बाद में दोबारा उसने बहुत 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया था, और उसके बाद में दोबारा स्तूपों का क्रम जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ था। तो ये जो फेज़ है आपको देखेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन दिखेंगे कि जो शुरू में बने थे और जो बाद में बन रहे हैं उसमें थोड़ा सा अलग अलग दिखेंगे आपको।
तो विकास के क्रम के अंदर थोड़ी चीज़ें अलग दिखेंगी आपको। निर्माण की सामग्री क्या है? आंतरिक भाग, स्तूप का आंतरिक हिस्सा मिट्टी से बनाया जाता था। बाहरी आवरण, उसके ऊपर जो गैर नष्ट होने वाली जो वस्तु होती हैं, जो मतलब जल्दी से ख़राब नहीं हो, जैसे पकी हुई ईंटें हो गई, ब्रिक्स हो गई, जैसे पत्थर हो गए, या आवरण चढ़ाया जाता था, कोई ना कोई पॉलिश करी जाती थी ताकि वो बारिश से जल्दी ख़राब ना हो। पत्थर के मुख्य बाद वेदिका, हर्मिका और छतरी, और पूरी तरीके से पत्थर से निर्मित किया जाता था ताकि ये जल्द से जल्द ख़राब ना हो जाए। किसी भी चीज़ से अगर आप कोई चीज़ बनाओगे तो उसकी एक लाइफ होती है, लेकिन जब आप पत्थर से बनाते हो तो उसकी थोड़ी लंबी लाइफ हो जाती है। अब जो अलग अलग राजा होते थे, अब बुद्ध धर्म के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बुद्ध धर्म ने, जो बौद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध जी हैं, उन्होंने क्या है, स्त्रियों को प्रवेश दे दिया था अपने मठों के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, और उन्होंने ये बात वाक्य बोला भी है कि अगर मैं स्त्रियों को परमिशन नहीं देता तो ये धर्म 2000 साल आगे तक चलता, मतलब 2000 साल ज़्यादा चलता। लेकिन उनका मानना था कि भाई स्त्रियों के आने के बाद में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और फिर हो भी जाती हैं। जैसे उन्होंने स्त्रियों को जगह तो दी थी अपने मठों के अंदर, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई, तो फिर वो थोड़ा गलत वे में चला गया धर्म का जो मामला है। इसलिए जो बौद्ध धर्म आज आपको मिलेगा वो भारत के अंदर सबसे कम मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, स्तूपों को जब अपन समझेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्तूप कहाँ कहाँ पे थोड़ा बढ़िया है और कहाँ कहाँ पे थोड़ा कम है। क्योंकि क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट जगह होती है ना, जो यूनेस्को या फिर हमारे जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स की कंजर्वेशन सूची के अंदर अगर रजिस्टर्ड होते हैं, दो होती हैं, एक तो यूनेस्को होती है, एक हमारी जो सरकार है वो भी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू जो है कुछ स्मारकों को संरक्षित करती है। तो उसके अंदर हो या यूनेस्को के अंदर हो, दोनों में ही हमें अगर हो तो हमें उनको याद करना है, या थोड़ा याद भी नहीं करें तो हमें पता होना चाहिए कि यह चीज़ कहाँ पर है। देखो यहाँ पे क्या है, जो गोला वाला भाग होता है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आप एक बार इसको देख लेना। और कब से कहाँ तक स्टार्ट हुई थी स्टोन केसिंग, जो लगभग 150 ईसा पूर्व या 500 BC के बीच के अंदर थी है। और अगर आप देखेंगे, तोरण और प्रवेश द्वार जो है स्तूप के चारों ओर दिशाओं पर बनने अलंकृत प्रवेश द्वार काल 50 ईस्वी पूर्व से 50 BC तक के थे, मतलब 50 BC पूर्व तक बनाना स्टार्ट हो गए थे। अलंकृत मतलब कुछ डिजाइन विजाइन होना स्टार्ट हो गए थे, उससे पहले आपको तोरण द्वार मिलेंगे नहीं। जैसे अगर आप तोरण की बात करेंगे तो जो शुरू में जो स्तूप बने थे उसमें कोई तोरण नहीं था। बाद के अंदर जब स्तूप बनने लगे तो तोरण द्वार, प्रवेश द्वार, ये बाद में ऐड करी गई हैं चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास धार्मिक चैत्य। चैत्य क्या होते हैं? चैत्य को बिल्कुल सिंपल सा एक वो है, मंदिरों के स्तूप का मॉडल है। नेपाल, तिब्बत और बौद्ध संस्कृति साहित्य में चैत्य का शब्द प्रयोग मंदिर के भीतर रखे गए स्तूप के मॉडल के लिए किया जाता है। पूजा का मतलब, पूजा का उद्देश्य एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मंदिर के भीतर जो स्तूप है, मतलब पूजा करने के लिए कोई चीज़ रखी जाती है, उसे हम जो नेपाल और तिब्बत के अंदर जो रखते हैं उसको हम चैत्य बोलते हैं। मैं आपको यहाँ से चलने से पहले आपको दो चीज़ें एक बार बता देता हूँ। देखो, जो धर्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आइडियलिज्म और एक होते हैं नॉन आइडियलिज्म। मतलब एक जो आइडियलाइज करते हैं, मतलब चीज़ों को, जो किसी चीज़ की पूजा करते हैं, और एक जो होते हैं कि वो मानते हैं कि भगवान की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है, भगवान सब जगह व्याप्त हैं, उनको डिस्क्राइब नहीं करा जाता। जैसे आपने शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा, एक अकेले महान आदमी है, अपने द्वैतवाद का सिद्धांत देके गए हैं, बहुत ज्ञानी आदमी थे। जब आप शंकराचार्य जी से पूछेंगे ना तो उनका एक फेवरेट वाक्य है, वो बोलते हैं नीति नीति। जैसे आप उनसे पूछोगे कि महाराज आप बताइए कि भगवान बड़े हैं छोटे हैं, तो वो बोलेंगे नति नति, ना तो वो बड़े हैं ना वो छोटे। मतलब हर चीज़ के अंदर वो फंसने का काम ही नहीं है। अगर आपने कोई डिस्क्राइब कर दिया ना कोई चीज़, तो आप फंस जाओगे। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को इतना लॉजिकल बना देते हैं कि वो डिस्क्राइब करने से बचते हैं चीज़ों को, क्योंकि जैसे आपने कुछ चीज़ डिस्क्राइब करी वहाँ फंसने का काम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो ये है कि हमें जो चीज़ें दिखती हैं हम उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो शुरू के अंदर जब बौद्ध धर्म बनाया गया था, तब जो बौद्ध धर्म का सूत्र वाक्य है वो है आत्मदीप बहु। आत्मदीप बहु मतलब कि अपने दीपक स्वयं बनो।
तो कोई पूछते थे कि भाई हम पूजा कैसे करेंगे, या कुछ पूछते थे कि अगर हमें गौतम बुद्ध को, अगर अगले जन्म के अंदर गौतम बुद्ध को पहचानना हो तो हम क्या करेंगे, या गौतम बुद्ध हमें मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो गौतम बुद्ध जी ने एक स्वयं वाक्य दिया था कि अगर कभी बुद्ध दिख जाए ना तो उसको मार देना। मतलब उनका कहने का मतलब है कि आप है दीप बहु, आपको किसी का भी जो बात है वो फॉलो नहीं करना, अपना जो है अपना खुद का वो बनाना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बुद्ध के रास्ते पे चल के आप बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते, जो बुद्ध के जो वाक्य हैं उन्होंने कहा था कि किसी दूसरे के रास्ते पे चल के आप बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते। आप बुद्ध ने अपना रास्ता चुना इसलिए वो बुद्धत्व प्राप्त कर पाए। जैनियों के जो तीर्थंकर हैं उन्होंने अपना रास्ता चुना इसलिए वो तीर्थंकर बन पाए। आप किसी दूसरे के रास्ते पे चल के जो तीर्थंकर या बुद्ध नहीं बन पाएंगे। ये बुद्ध के फिलोसफी थी बिल्कुल। लेकिन फिर क्या हुआ, जब बुद्ध के स्वर्गवास हुआ उसके बाद में लोगों ने इस बात को चीज़ें घुमा फिरा दी। तो पहले क्या था, जब कोई सवाल पूछने जाता था बुद्ध जी से तो मुस्कुरा देते थे, तो लोग बात समझ जाते थे कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन फिर बाद में जब उनके स्वर्गवास के बाद में उनके शिष्यों से जब पूछने जाते थे तो वो भी मुस्कुराने लग गए, तो फिर वो बात बनी नहीं। तो उन्होंने क्या करा, जो बुद्ध के उपदेश थे वो कम से कम भी नहीं तो पहली संगोष्ठी हुई थी 500 साल बाद में, उसके अंदर जो बुद्ध के लिखे हुए टेक्स्ट थे वो उनको लिखा गया, उनकी जातकों के अंदर जो उनकी कहानियाँ हैं जातक उसके अंदर लिखा गया। उसके बाद में यहाँ तक कि जो बुद्ध की पहली मूर्ति है वो भी बुद्ध के मरने के कम से कम 700 साल बाद में बनाई गई है। मतलब आप अगर देखोगे तो बुद्ध का जो मॉडल है वो थोड़ा इंडियन से नहीं मिलेगा, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा उस समय ग्रीक फिलोसफी से। अब यहाँ पे क्या होता है कि पूजा करने के लिए कोई मॉडल चाहिए, तो फिर क्या हुआ, स्तूप का एक छोटा सा मॉडल बनाया गया, उस मॉडल को हम कहते हैं चैत्य, ताकि भाई पूजा करने के लिए आपको एक जगह दी जाए। क्योंकि मैं बोलूँगा कि भाई हर जगह भगवान है तो आपको थोड़ा विश्वास नहीं होगा, तो आपको एक जगह चाहिए पर्टिकुलर पूजा करने के लिए। तो फिर ये चैत्य का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। यह चैत्य किसी भी मंदिर की एक आवश्यक विशेषता है जिसका निर्माण केवल और केवल पूजा, उपासना, वर्शिप के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब इसका जो मेन काम है वो सिर्फ पूजा करने के लिए है, ठीक है। निवास स्थान का अभाव है। ऐसे मंदिरों, चैत्यों, ग्रहों के पार्श्व दीवार है पर भिक्षुओं के रहने के लिए कोई कमरे नहीं होते। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि मैंने आपको बताया था कल विहार के बारे में अपन ने पढ़ा था, चैत्य और विहार के अंदर अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि भाई चैत्य और विहार के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो कि चैत्य के अंदर भिक्षुओं के रहने का स्थान नहीं होता है, जबकि विहार के अंदर जो भिक्षु होते हैं वो रह भी सकते हैं। यहाँ तक कि विहार के अंदर जो भिक्षु होते हैं, जो अपर भिक्षु होते हैं, जो लेवल ऊपर होता है, उनके लिए अलग से कमरे भी होते हैं। तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ होंगे। चैत्य एक तरीके से मॉडर्न टाइम मंदिर है बौद्ध धर्म के, और विहार जो है मंदिर प्लस रहने की जगह सब एक साथ है। यहाँ तक बात समझ में आई? और चैत्य कहाँ पर होते हैं? सिचुएटेड जो है ज़्यादातर तिब्बत के अंदर और नेपाल के अंदर, यहाँ तक कि नॉर्थ साइड के अंदर थोड़ा ज़्यादा होते हैं। आप इसको ब्रॉडली समझेंगे तो नॉर्थ साइड के अंदर जो है ज़्यादा होते हैं, और हमने इधर थोड़ा बीच के अंदर थोड़े कम होते हैं। क्लाइमेट के हिसाब से बनाया जाता है। तो क्लाइमेट क्या होता है, उनको क्या थोड़ा ऐसा पैक चीज़ चाहिए, तो वो इस तरह के चैत्य बनाते हैं। अगला है हमारा चैत्य के शब्द की उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास कब हुआ था। ऐतिहासिक विकास और निर्माण की तकनीक अगर हम देखते हैं, प्राचीनतम उदाहरण चट्टानों को काट कर बनाए गए थे, रॉक कट जिसे हम बोलते हैं। चैत्य ग्रहों में सबसे शुरुआती उदाहरण 30वीं शताब्दी के अंदर मिलता है हमको, 3rd सेंचुरी BC के अंदर। शीर्ष से नीचे की ओर खुदाई, मतलब ये इनको इस तरीके से बनाया जाता था कि पहाड़ को ऊपर से काटना स्टार्ट करा जाता था और फिर काटते हुए नीचे लेके आते थे, यानी टॉप टू डाउन इसको बनाया जाता था। आधुनिक जो बिल्डिंग है, आज की जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड लेवल से चालू होती है, नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन उस समय की जो है वो ऊपर से बना के नीचे तक लेके आए हैं। चट्टान काट कर चैत्य गृह बनाने की प्रक्रिया छत के स्तर पर यानी सीलिंग लेवल से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ती है। यह अनोखी तकनीक के कारण शुरुआती चरणों में पार्ट यानी जो सोफेंडिंग है, भाट लगाने की आवश्यकता समाप्त हो गई थी। अब मैं आपको बताऊं कि आपने कभी मंदिर देखे होंगे साउथ साइड के, देखे किसी ने? साउथ साइड के मंदिर आपने देखे होंगे। आपने कभी सोचा है कि मंदिरों के ऊपर तो भारी भारी आम लगो ये कैसे लगाए जाते होंगे? कैसे कोई पॉसिबल है कि उस समय क्रेन का सिस्टम ही नहीं था, कैसे ऊपर ये चीज़ें छड़ गई होगी? आप सोच सकते हैं कभी कि भाई हाँ मिट्टी का रैम बनाते थे तो क्या करते थे, जैसे क्या होता है एक मंजिल तैयार हुई
और एक मंजिल के इधर की साइड में इधर की साइड में रैंप बनता था। उससे क्या होता था, हाथी जो है यहाँ पे चलते थे, फिर अगली मंजिल तैयार होती थी और फिर उस रैंप को आगे बढ़ा दिया जाता था। इस तरीके से रैंप बनती जाती थी और ऊपर मंजिलें तैयार हो जाती थी। जब पूरी मंजिलें तैयार हो जाती थी तो ये मट्टी को ये यहाँ से हटा दिया जाता था और मंदिर के अंदर की जो मट्टी है वो खाली कर दी जाती थी। इस तरीके से आपका जो है मंदिर तैयार होता था। इस तरीके का ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या अपन को रैंप बनाना पड़ता है जब भी अपन ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी पहाड़ को ऊपर से ही काटते हुए आ रहे हैं तो आपको कोई रैंप बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर से नीचे चलते हुए आएंगे तो आपको हर जगह पे बैठने की जगह मिलेगी, तो आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। जो यहाँ पर हमारे पास इस शब्द की चैत्य उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मूल रूप चैत्य ग्रह का मूल स्वरूप वैदिक अर्थ यानी पवित्र स्थान या पूजा के अभ्यारण से आता है। यहाँ पे हमारे पास पवित्र स्थान एक तरीके से सैक्रेड प्लेस के रूप में माना जाता है। प्रारंभिक संरचना शुरुआत में ये संभवतः लकड़ी के छप्पर वाली छत थी। एक साधारण शेड होता था जिसके ऊपर एक छोर पर एक छोटा सा स्तूप स्थित होता था। देखो, जब भी कोई चीज़ प्रारंभिक रूप से स्टार्ट होगी ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वो कहाँ पर स्टार्ट हो रही है। अगर राजस्थान में कोई चीज़ स्टार्ट होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हवा का ज़्यादा आदान प्रदान हो सके। अगर हम ऊपर बर्फीले हिसाब ऊपर बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। तो आप देखिए, जब ऊपर बनाया गया तो जो छतें हैं वो लकड़ी की बनाई गई, ताकि जो लकड़ी का गीली होने के बाद थोड़ी चिकनी हो जाती है तो बर्फ़ टिकती नहीं है उसके ऊपर, थोड़ा सीलिंग उसमें थोड़ा निकल जाती है। चैत्य ग्रह और मूल वास्तुशिल्प योजना जो आर्किटेक्चर प्लान था वो क्या था। संरचनात्मक लेआउट देखेंगे इसका। चैत्य का मूल नक्शा गुफा की गहराई तक फैले लंबे होल जैसा होता था। मतलब इस तरीके से एक अंडाकार गोल बनाया जाता था। यहाँ पे एक घोड़े की जो नाल होती है उल्टी वाली, उस तरीके से इसका गेट होता था और अंदर की साइड में जाने का होता था। मैं भी दिखा दूंगा आपको, फोटो है अपने पास। एप्स और परिक्रमा पथ होता है। यह हॉल अंत में एक अर्धवृत्ताकार सिरे पर समाप्त होता था। अर्धवृत्ताकार मतलब यूं गोलाई में लास्ट में जाके खत्म हो जाता था, जहाँ एक स्तूप स्थापित होता था और उस स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के पर्याप्त स्थान होता था। मतलब अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, इस तरीके से है। यहाँ पे देखो, ये जो चैत्य है इसका एक डायग्राम है। जैसे ये जो आपको बाहर दिख रहा है ये बाहर नहीं है, एक तरीके से यहाँ नीचे वाली देखिए आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये गुफा के अंदर इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पे ये गोल सा आपको अंदर जाने का मिलेगा और उसके बीच में ये बहुत सारे स्तंभ लगे होते हैं और यहाँ पे एक स्तूप बना हुआ होता है, ठीक है। और इस स्तूप के चारों तरफ घूमने की थोड़े रास्ता होता है जिसके अंदर आप घूम भी सकते हैं इसके अंदर। तो ये चैत्य इस तरीके से बनाए जाते थे। इसके अंदर जो आपने कभी ग्रीक फिलोसफी के ग्रीक में अगर आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें बनी हुई होती है पिलरों के ऊपर, उस तरीके को फॉलो करा गया है। एक लंबी सी गुफा होती है जिसके अंदर दोनों तरफ पिलर होते हैं और बीच में ये जगह होती है और यहाँ पे एक स्तूप होता है जिसके चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि बाद के अंदर मॉडर्न टाइम के बाद में इस तरीके से जो है मूर्तियाँ बनाई गई और फिर पेंटिंगें की गई जिस अलग अलग तरीके की। तो उस पेंटिंग के सेक्शन में आएंगे जब अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ये सबसे लास्ट में होता है ये होता है स्तूप, और ये स्तंभ पंक्ति होती है, यहाँ पे स्तंभ लगे हुए होते हैं। ये मुख्य भाग होता है जिसको अपन नेव कहते हैं। ये पार्श्व विधि गलियारा होता है और ये पार्श्व विधि गलियारा यहाँ पे ये संरचना होती है चैत्य की। यहाँ पे बाहर की साइड में तोरण द्वार होता है, इसके अंदर या अंदर जाने के लिए जो है उस तरीके से बना होता है, घोड़े की नाल होती है जैसे बना होता है ये। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके चैत्यों के? समझ में आ गया चैत्य कैसे होते हैं? आगे चलें? किसी का कोई क्वेश्चन है? ज़्यादातर चैत्यों को दिन के अंदर इस्तेमाल लिया जाता था, रात के अंदर नहीं। लेकिन रोशनी की कोई जगह होती नहीं थी क्योंकि पहाड़ों के अंदर से बनाया जाता था। लेकिन इस तरीके से डिजाइन होता था कि भाई रिफ्लेक्शन आता जाता रहे थोड़ा सा। चैत्य गृह और छत प्रवेश द्वार व विकास देखो। बैरल वोल्टेज छत, चैत्य की छत बैरल वोल्टेज यानी बैरल वोल्टेज का मतलब कि ढलाक और तिजोरी के आकार की होती थी। लकड़ी की पलसिलिया ढांचे नकल होते थे। पत्थरों के तराशे गई छत पर लकड़ी के पुराने प्रोटोटाइप की ये जो पलसियाँ होती है, रिप्स जिसे अपन बोलते हैं, सतही उस तरीके से लगाई जाती थी। घोड़े की नाल जैसे मेहराब होता था। चैत्य के प्रवेश द्वारों पर नक्काशीदार मुखौटे होते थे जो घोड़े की नाल के आकार के होते थे, जैसे मैंने आपको बताया हॉर्स आर्क की तरह जो गोल तरीके के होते थे ताकि अंदर जा सके।
और पीतल के पत्ते का प्रतीक, मतलब आप अगर देखेंगे तो पीपल का जो पत्ता होता है ना, ये देखिए ये वाला, इसके इसके तरीके से आपको दिखाई देगी चीज़ें, ये जो आपको दिख रही है पीपल के पत्ते की जैसे, तो इसको पीपल के पत्ते से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो जटिल संरचना विकास बाद में रॉक कट चैत्य जो ग्रह होते हैं बुनियादी शुरुआती नक्काशी के विकास होकर आपस में जुड़े कक्षों इंटरलॉकिंग चैम्बर्स तक एक जटिल विस्तृत व्यवस्था देखने को मिलती है। हालांकि स्थान और आकार मूल तत्व फिर भी बरकरार रहते हैं, मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं उसमें अलग अलग आपको संरचनाएं मिल सकती हैं, लेकिन जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो एकदम एक जैसा मिलेगा आपको ज़्यादातर में। चैत्य गृह लेआउट प्रकाश प्रारंभिक उदाहरण, अब प्रकाश की बात कर लेते हैं। 3 गलियारे जो मेनली बनाए जाते थे, इसके अंदर 3 साइड्स मैंने आपको बताई, इधर फिर खंभे होते थे, फिर बीच का, फिर खंभे होते थे, फिर ये पीछे की साइड में 3 गलियारे जो कैथेड्रल जैसे होता था, जिसके अंत में अर्धगोलाकार एप्स होता था, जिसे प्रवेश द्वार से सबसे दूर माना जाता था स्तूप स्थित होता था। लकड़ी की फ्रंट स्क्रीन होती थी। कई चैत्य गृहों में सामने की स्क्रीन लकड़ी की होती थी, जिसमें घोड़े की नाल के आकार का एक छेद होता था, जहां से केवल प्रकाश अंदर आ सकता था। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहाँ पे क्या है, बारीक बारीक छेद होता है जिससे सिर्फ प्रकाश अंदर आ सकता था ताकि लाइटिंग रहे अंदर। लोमस ऋषि की गुफा सबसे फेमस है। बिहार के अंदर लोमस ऋषि की जो गुफा है को संभवतः चैत्य गृह के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक माना जा सकता है। लोमस ऋषि की जो गुफा है वो बिहार के अंदर है और सबसे पुरानी समथिंग मानी जा सकती है उसको। आप अगर सर्च करना जो लोमस ऋषि की गुफा, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। चैत्य गृह जो प्रारूप आंतरिक संरचना होती है उसको देख लेते हैं। एप्सिडिल सिरा होता है चैत्य का विशिष्ट रूप। पीछे की ओर ये जो गरजथार अर्धवृत्ताकार होता है, जैसे मैंने आपको बताया पीछे की तरफ से ऐसे घुमा हुआ होता है। स्तंभ नेव यानी कि जो पिलर्स हैं दोनों साइडों के अंदर, मैंने आपको बताया ये पिलर होते हैं जो मुख्य द्वार बैरल को अलग करते हैं। इनके पीछे एक संकीर्ण हाफ बैरल होल्डर गलियारा होता है जो उसको विभाजित करता है, मतलब उस तीनों हिस्सों को विभाजित कर देता है। स्तूप की स्थिति, स्तूप नेव अर्धवृत्ताकार सिरे में स्थित होता है, जबकि गलियारा एल्स पीछे की ओर घूमता है परिक्रमा करने के लिए। उच्च आध्यात्मिक स्थिति का दावा करने वाले दुर्लभ व्यक्ति जैसे कि अर्थ और बोधिसत्व अपने पद और दर्जे के कारण एकल कोशिका में अकेले निवास करते थे। मैंने कल आपको बताया था जब अपन अशोक के बारे में पढ़ रहे थे कि अशोक ने आहर्त लोगों को जमीन दान दी थी, तो आहर्त और बोधिसत्व ये थोड़ी उस समय की कम्युनिटी थी जो ये थोड़े ऊपर होते थे, जो भिक्षु होते थे उनसे थोड़े ऊपर लेवल होता था, इनकी रैंक ऊपर होती थी। तो कई बार क्या है, ये एकल सेल मतलब कि एक छोटे छोटे कमरों के अंदर भी रहते थे वहाँ पे जो अंदर होते थे। इसका जो उदाहरण है वो कार्ला या काल गुफाएं जो आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर इसके उदाहरण मिल जाएंगे कि भाई छोटे छोटे कमरे भी होते थे इनके रहने के लिए। हीनयान काल, अब आपको ये तो पता होगा बौद्ध धर्म जो है 2 सेक्शनों में बढ़ गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान और महायान भी आगे जाके ब्रजयान भी एक नया हुआ, और सबसे लेटेस्ट जो आपने देखा होगा जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी ने नवयान चालू करा था, वो सबसे लास्ट वाला है नवयान। चैत्य गृह और विहार के चट्टानों को काटकर रॉक कट मैनर में तराशा गया, जिसमें चैत्य व सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण जो है 8 वो अपन देख लेते हैं। बाजा है एक, और पीतलखोरा है, बेसड़ा है, नासिक के अंदर जो है वो है कोडाने, अजंता गुफा का 10वां नंबर का जो है, अजंता गुफा का 9वां नंबर का जो चैत्य है वो इम्पोर्टेंट है, और करली और काल ये आप 8 जो है थोड़े इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर कई बार एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा काम आ जाए तो इसको याद एक बार ससरी निगाहों से आगे रखना सही है। अब यहाँ पे बौद्ध मठ के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे अपन बोलते हैं गोम्पा, बौद्ध मठ भी होते हैं ये। 11वीं सदी में विस्तार, 11वीं सदी ईस्वी एडी के अंदर बौद्ध धर्म का प्रसार तिब्बत, लद्दाख और कश्मीर के ऊपरी हिमालय क्षेत्र में हो चुका था। चिरेंग जांगपो बौद्ध हिमालयी वास्तुकला की परंपरा की शुरुआत तिब्बती भिक्षुओं रिनचेन जांगपो द्वारा की गई थी। 108 मंदिर ऐसे कहा जाता है जिन्हें इस क्षेत्र में 108 मठों और मंदिरों के निर्माण की शुरुआत हुई थी। 108 मठ एक नाम है, 108 मठ, तो उनकी शुरुआत इस समय के अंदर हुई थी 11वीं सदी के अंदर जब स्प्रेड हुआ बौद्ध धर्म।
यहाँ पे गोम्पा मठों के दो प्रकार होते हैं, जो दुर्ग रूपी गोम्पा होते हैं। अन्य भिक्षुओं के तपस्या व संयम कठोर नियमों का पालन करते हैं और करते हुए लंबी अवधि व एकांत का समय होता है। मतलब दो तरीके से होते हैं, एक तो ग्राम समीपवर्ती गोम्पा होते हैं और एक दुर्ग रूपी गोम्पा होते हैं। तो उनके थोड़े नियम थोड़े सख्त होते हैं। जैसे आपने जैन धर्म के अंदर देखा होगा, जो जो शपथ ले लेते हैं, जो जैन मुनि बन जाते हैं, उनके थोड़े नियम अलग होते हैं और गृहस्थ के थोड़े नियम अलग होते हैं। इस तरीके से वो है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। अब यहाँ पे गोम्पा डिज़ाइन की बात करेंगे तो ये 3 डिज़ाइन होती है, इसको आप देख लेना, ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है। आंतरिक भित्ति चित्र, जो मंडला मैंने आपको बताया था, भित्ति चित्र और मंडला कल ही बता दिया था मैंने। रंगीन भित्ति चित्र, कलर्ड जो म्यूरल्स होते हैं, ये दुकान और गोनांक दोनों आंतरिक दीवारों पर छतों एवं अत्यंत सुंदर रंगीन भित्ति चित्रों का ढका हुआ होता है। और मंडला जो होता है वो ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है। इसमें कई चित्र मंडला या आरेखीय पेंटिंग होती है। आप जानते हैं मंडला क्या होता है? सब जानते हैं ना मंडला क्या होता है? हाँ, वो मेडिटेशन के लिए जो बनाया जाता है उसको मंडला बोलते हैं ना। आपको 2-3 कई फिल्मों के अंदर दिख जाएगा, वो बहुत मठों के अंदर वो थोड़ा डिजाइनदार, बहुत लंबा चौड़ा वो बनाते हैं, उसे मंडला बोलते हैं। तो कई बार हम अगर ऐसे पूछ ले कि भाई मंडला और भित्ति चित्रों में अंतर बता सकते, क्या 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 अंतर होते हैं, तो अपन बता पाएंगे ना? ठीक। गोम्पा जब हम बुद्ध धर्म पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। हीनयान क्या होते हैं, महायान क्या होते हैं, क्यों ये अलग हुए, कब हुए थे। पहली संगोष्ठी के अंदर कुछ बातों पे इनकी थोड़ी नहीं बन पाई, तो ये 2 धड़े बन गए थे। और हर धर्म के अंदर 2 धड़े बनना स्वाभाविक है। ये क्या होता है कि हर आदमी अपनी रखना चाहता है, तो हर धर्म के अंदर है। जैसे आप इस्लाम धर्म में देखोगे तो सुन्नी है, शिया हैं। हिंदू धर्म के अंदर तो खैर अलग ही सिस्टम है, बहुत तो लिबरल ज़्यादा हैं। और फिर हैं हाँ, ये है ना, ये रहा अपने पास, अभी मैंने बताया आपको, ये रहा ना, ये अपने पास ये कहाँ गए, ये रहना में 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप, ग्राम समीपस्थ गोम्पा और दुर्ग रूपी गोम्पा। ये तो गोम्पा की स्टाइल। अभी अपन उसको पढ़ेंगे, अभी उसमें नहीं आया अभी, तो मैं आपको पूरे जब अपन बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में देखेंगे। ये जो बौद्ध स्तूप चैत्य संरचना का भाग है, जो आपको नोट साइड के अंदर दिखेंगे, थोड़े इस तरीके से होते हैं। तो इसके अंदर ये मैंने पूरा इसके अंदर डिटेल बता दिया, आप एक बार देख लेना। अब धार्मिक वास्तुकला के अंदर चोटेन का भी अपन देख लेते हैं। स्तूप का ही एक रूप होता है। चोटेन का विकास मूल रूप से स्तूप से ही हुआ है, लेकिन इसका उपयोग अक्सर एक मन्नत या मोतिल वस्तु के रूप में किया जाता है। बुद्ध के जीवन की 8 घटनाएं, कई चार्टेन जो साधारण संरचनाएं होती हैं, जबकि अधिक रंगीन अलंकृत चार्टेन भगवान बुद्ध के जीवन की 8 प्रमुख घटनाओं को दर्शाती हैं। आपको तो सब, मेरे को लगता है कि सबको पता नहीं होंगी 8 प्रमुख घटनाएं, वो अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि 8 प्रमुख घटनाएं क्या थी उनके जीवन से, जो उनके जीवन को इफेक्ट करी हैं, वो अपन 8 घटनाओं को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। कनकनी या माने दीवार जो है, कनकनी क्या होती है? हिमालय तोरण होती है। यह भारतीय मैदानों के तोरण का हिमालयी समकस कनकी था। ये संरचना, ये मिट्टी की 2 दीवारों और ये ढलानदार जो प्लेट होती है उसकी छत वाला एक स्वतंत्र रूप खड़ा प्रवेश द्वार होता है। ये मतलब जो अपना ये तोरण द्वार होता है ना, जैसे आज आप अपने मॉडर्न टाइम देखते हो ये तोरण द्वार, तो ये थोड़ा हिमालय साइड के अंदर तोरण द्वार को जो अपन है कनकी बोलते हैं। इस तरीके से मट्टी से इस तरीके से बना होता है। और माने दीवार जो होता है वो उच्च हिमालयी अनूठी विशेषता है। माने जो पत्थर दीवार उच्च हिमालय क्षेत्रों में अनूठी विशेषता है। ये संरचना अगर देखें तो ये मिट्टी के प्लास्टर वाली मलबे से बनी हुई एक नीची दीवार होती है, जिसका उपयोग भिक्षुओं द्वारा ध्यान यंत्र के रूप में किया जाता है। अब आप आ जाइए अपने पास धार्मिक वास्तुकला के अंदर मंदिरों की प्रमुख विशेषता देखेंगे। यह सबसे दी मोस्ट पार्ट है अपने जो
इससे पूरे चीज़ का है। तो मंदिर आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा अपन ध्यान रख लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ विमान और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। पहले आप ये कंदरिया महादेव मंदिर की संरचना देखिए। कंदरिया महादेव मंदिर आप अगर देखेंगे तो जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास कलश है, और कलश के नीचे आपको दिखेगा ये आमलक। ये चीज़ों को आप समझना है, रटना नहीं है कि कहाँ पे क्या होता है। ये चीज़ें आप समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे ये अलग अलग डिज़ाइन के अंदर है। जैसे कि पहले होता है अंतराल, जो ये वाला जो हिस्सा है, जो यहाँ पे जो आपको दिखेगा ये गर्भगृह, और यहाँ पे जो एंट्रेंस के बीच में जो होगा ये अंतराल होगा, ये वाला हिस्सा अंतराल होगा। ये मंडप होता है जहाँ पे खड़े होकर आप आरती पूजा ये करते हैं, ये मंडप होता है। ये छोटा मंडप होता है यहाँ पे बाहर की तरफ, महामंडप और एक मंडप। ये वाला हो गया मंडप और ये हो गया महामंडप। ये हो गया हमारे पास अंतराल। और यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा गर्भगृह, जहाँ पर गर्भगृह का मेन काम होता है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, उसको हम बोलते हैं गर्भगृह। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मंदिर, जो यहाँ से चलने के लिए तो अर्धमंडप, फिर मंडप, फिर महामंडप, फिर अंतराल, और फिर उरुशंग। ये जो आपको दिख रही है ना, ये 64 ये बनी हुई है, ये वाली अलग अलग डिजाइन दिख रही है आपको, ये वाली। ये कहीं पे 108 भी होती है, 64 भी होती है, अलग अलग हिसाब किताब है। ये उरुश रंग कहलाती है। मुख्य शिखर के चारों ओर स्थित छोटे शिखर जो होते हैं ये उरुश रंग कहलाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भाई उरुश रंग क्या होते हैं, तो वहाँ पे आप टेंशन में नहीं आओ। तो ये जो ये दिख रहे हैं आपको अलग से जो बने हुए हैं, शिखर के चिपके हुए जो अलग से शिखर बने हुए हैं, इसको बोलते हैं उरुश रंग। यहाँ पर हमारे पास दक्षिण पथ हो जाता है वो परिक्रमा करने के लिए। और बस इतना ही है, बस इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना अपन को। शिखर याद रखना है, कलश याद रखना है, आमलक याद रखना है, उरुश रंग याद रखना है, अंतराल याद रखना है, महामंडप, मंडप और अर्धमंडप, ये हो गया। और ये पूर्व की दिशा के अंदर हमेशा फेस करता हुआ होगा, ताकि आप जो है सूर्य की किरणें भी इसके अंदर आ सके। तो शिखर क्या होता है, मंदिर का सबसे ऊंचा भाग जो गर्भगृह के ऊपर स्थित होता है, ये नागर शैली के अंदर होता है। अभी अपन तीनों शैलियाँ पढ़ेंगे, नागर क्या होती है, वेसर क्या होती है, और दक्षिण शैली या द्रविडियन शैली क्या होती है। तीनों शैलियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वाला डायग्राम आपके समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल अच्छी तरह? ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है थोड़े सही रहेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर जो आपके खजुराहो समूह के सबसे बड़े और भव्य मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 1025 ईस्वी के आसपास चंदेल शासक जो है विद्यानंद द्वारा किया गया था, और शिव भगवान को समर्पित है ये। अब आपको मैं बताऊं, अब आपको पता चल गया होगा ना कि विमान क्या होता है। विमान क्या होता है, संपूर्ण गर्भगृह और उसके ऊपर बने मंदिर के ढांचे पवित्र स्थल को विमान कहते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में शिखर क्या होता है, मंदिर के ऊपरी पिरामिड जो ऊपरी जो पतला होता जाता है, मतलब नीचे से तो पिरामिड रूपी होता है, नीचे से बड़ा और ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है, मीनार रूपी शिखर। यह है शिखर देश की सभी प्रकार के मंदिर शैलियों में पाई जाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिल्प वास्तुशिल्प विशेषता है। शिखर के शीर्ष चिन्ह सामूहिक पहचान। शिखर सबसे ऊपरी भाग जो फाइनल होता है, प्रतीक चिन्ह मंदिर को शैव और वैष्णव से अलग पहचान देता है। जो ऊपर का जो ये चिन्ह होते हैं ना, उससे पता चलता है कि ये मंदिर शैव है या वैष्णव है। अच्छा, ये आपको ये तो पता है ना कि शैव मंदिर क्या होते हैं और वैष्णव मंदिर क्या होते हैं और शक्ति मंदिर क्या होते हैं या देवी मंदिर क्या होते हैं, तीनों में अंतर पता है ना आपको? सबको पता है? देखो, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जो शैव मत है, जब से जैसे हिंदुइज्म के अंदर मेनली तीन सेपरेट चीज़ें चल रही हैं। पहला है जो वैष्णविज्म है, जो मानते हैं कि विष्णु जी हैं जो थोड़े पावरफुल हैं और बाकी जो देवता हैं वो थोड़े कम पावरफुल हैं, या जो विष्णु जी की पूजा करते हैं वो वैष्णव मत कहलाते हैं, जो शिव जी की पूजा करते हैं वो शैव मत कहलाते हैं। एक शक्ति मत भी होता है, जो देवियों की जो पूजा करते हैं उसको शक्ति मत कहते हैं। उन तीनों को भी अपन डिटेल में थोड़ा समझ लेंगे। अभी आप याद रखिए कि जो टग ऑफ वॉर है, जो मेन लड़ाई है, वो शैव मत और वैष्णव मत के अंदर है। शैव मत वाले जितनी भी आप स्टोरियाँ सुनेंगे या जितनी भी चीज़ें आप सुनेंगे, वो उसके अंदर जो शैव मत की स्टोरियाँ होंगी उसमें शिव जी को मेन रोल के अंदर दिखाया जाएगा और बाकी देवताओं को थोड़ा डाउनग्रेड करके दिखाया जाएगा। लेकिन जो विष्णु मत के जो लोग हैं वो उसी स्टोरी को विष्णु जी के पर्सपेक्टिव से बताते हैं और विष्णु जी को थोड़ा पावरफुल दिखाते हैं, बस इतना ही अंतर है। जो विष्णु परंपरा के लोग हैं वो भगवान राम की पूजा करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं, या जो विष्णु जी के अवतार हैं उनकी पूजा करते हैं। जो शिव मत के लोग हैं वो शिव की पूजा करते हैं और शिव के एसोसिएट जो हैं उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई?
अब शिव मंदिर जो टेम्पल है, शिखर के ऊपर त्रिशूल लगा हुआ होता है, ये उनकी पहचान है, त्रिशूल लगा हुआ दिखेगा। और गर्भगृह के अंदर शिवलिंग स्थापित होता है। ये मुख्य प्रवेश द्वारा सामने पूर्व दिशा में पवित्र बेल नंदी की मूर्ति के बिल्कुल सामने होता है। मतलब आप अगर नंदी के सींगों के ऊपर यूँ हाथ रख के अगर देखेंगे तो आपको शिवलिंग जो है दिखाई देगा। ये थोड़ा सा इनका की कंसेप्ट है। विष्णु मंदिर जो होते हैं, शिखर के ऊपर चक्र आपको डिस्क दिखेगी, जो एक घूमने वाला होता है ना चक्र, जैसे 108 गलतियाँ माफ होती है, फिर वो किशन जी का चक्र अपने आप चल देता है, तो वो थोड़ा डिस्क दिखेगा आपको। गर्भगृह पवित्र स्थल होता है, भीतर भगवान विष्णु देवता की प्रतिमा स्थापित होती है हमेशा। देखो अगर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, अगर 2 मिनट आप दो मेरे को। क्या होता है कि पहले जो है जो शिव मत है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, शिव मत बहुत पॉपुलर हो गया था। उसके बाद में क्या है कि गृहस्थ आश्रम लोग छोड़ने लग गए थे और संन्यास की तरफ थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। मतलब जो शिव जी की पूजा करेगा वो थोड़ा संन्यास की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसा लगा कि भाई अगर सभी सन्यासी बन जाएगी तो दुनिया रुक जाएगी और गृहस्थ होना भी जरूरी है। फिर जो है विष्णु जी का मेन रोल आता है और विष्णु जी जो गृहस्थ जीवन के बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसे आप जो भी सुनेंगे, आप जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसके अंदर कृष्ण जी की जो शादी के बारे में वर्णन मिलेगा आपको, राम जी की शादी के वर्णन मिलेंगे। तो गृहस्थ आश्रम की तरफ थोड़ा मोह भंग ना हो जाए लोगों का, एकदम सारे सन्यासी ना बन जाए, तो गृहस्थ के अंदर वापस लाने के लिए थोड़े विष्णु जी को मेन सेंट्रल रोल में रखा गया है यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? चलो आगे देखते हैं। गर्भगृह, जैसा कि नाम से पता चलता है, गर्भगृह जो होता है हमारे पास गर्भगृह, उसके अंदर वो मेन चीज़ होती है पर जो जिसमें भगवान की मूर्ति होती है। सामान्यतः पूर्व दिशा की ओर खुलता है इसका जो द्वार है, ताकि सूर्य की किरणें भी अंदर आ सकें। ये कंदरिया महादेव जी का मंदिर, इसके बारे में अपने बात करी ली। अब मंदिर की प्रमुख स्थापत्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? एक तो होता है मंडप होता है, मैंने आपको बता दिया। अंतराल होता है। अब आप बता सकते हैं कोई अंतराल किसे कहते हैं, मंडप किसे कहते हैं, दक्षिणापथ किसे कहते हैं और महामंडप किसे कहते हैं? सब बता सकते हैं? अंतराल, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, कलश, उरुश्रृंग, आमलक और दक्षिणापथ। दक्षिणापथ ये वाला होता है जिसमें आप थोड़ा अंदर परिक्रमा कर सकते हैं। अब धार्मिक वास्तुकला, मंदिर शैली अपन देख लेते हैं कि मंदिरों की जो मुख्य शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो शैलियों का विभाजन, भारत में अधिकांश मंदिर वास्तुकला के 2 स्पष्ट अलग अलग शैलियों में विभाजित हैं। वैसे तो 3 हैं लेकिन अपन मेनली 2 मान के चलते हैं। वास्तुशिल्पिक, इसमें खंभे, शीर्ष भाग और मॉडलिंग्स और स्थापत्य के बारीक विवरण आमतौर पर हर इमारत में भिन्न होता है, जिन्हें अलग अलग ऑर्डर्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो होता है द्रविड़ीय शैली, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में विकसित और प्रचलित मंदिर स्थापत्य शैली है। और एक है इंडो आर्यन या नागर शैली। देखो नागर शैली जो है अपने नॉर्थ, मैंने आपको परसों भी बताया था कि ये अपना भारत है और यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, उसके ऊपर के जो भाग हैं वो नागर शैली कहलाती है, उसके नीचे के जो भाग हैं वो द्रविड़ीय शैली कहलाती है। अगर आप भाषा के रूप में भी देखेंगे तो ये जो ऊपर है ये नॉर्थ की भाषा अलग है और ये साउथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो द्रविडियन टच ज़्यादा है। अगर आप हड़प्पा संस्कृति से अगर टटोलेंगे थोड़ा तो उनका जो डीएनए है और हड़प्पा वालों का जो डीएनए है वो काफ़ी मैच खाता हुआ मिल जाएगा कंपैरिजन टू नॉर्थ वालों के। नॉर्थ वालों का जो डीएनए है वो थोड़ा उनसे मेल नहीं खाएगा। धार्मिक वास्तुकला, नागर मंदिर शैली, परिभाषा में भौगोलिक विस्तार। देखो रेखा शिखर होता है, मतलब कि उसके जो शीर्ष आमलक जो होता है वाली विशिष्ट उत्तर भारतीय मंदिर शैली नागर शैली कहलाती है। मतलब इस तरीके जो एकदम खड़ी आपको दिखेगी ना, इस तरीके से वो कहलाएगी अपन को नागर शैली। इसके ऊपर आमलक आपको मिल जाएगा। भौगोलिक विस्तार, भारत के उत्तर पश्चिम पूर्व भागों में स्थित अधिकांश मंदिर नागर मंदिर वास्तुकला शैली के अंतर्गत आते हैं। 5-10 एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपको कि नागर कल अपन इसको जब मैं नोट्स दूंगा तो विस्तार में बताऊंगा नागर शैली में कौन कौन से आते हैं, तो ढंग से पढ़ेंगे इनको। नागर मंदिर जो लेटिना में पर्वत का प्रतीकवाद है। शुरुआती रूप जो लेटिना नागर मंदिरों का पहला रूप एकल शिखर के साथ आया था, जिसके वास्तुशास्त्र के अनुसार लाटी या लेटिना कहा जाता है। पर्वत की चढ़ाई का एहसास, मंदिर का आकार इस प्रकार बनाया गया है कि वह किसी पर्वत की चढ़ाई या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई ऊंचाई का भ्रम पैदा करे। मतलब कि
आप ऐसा देखेंगे कि राइज होता हुआ दिखेगा आपको, कि ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको। इस तरीके से सारे मंदिरों को डिजाइन करा गया था। नागर मंदिर शिखर संरचनात्मक विशेषता क्या क्या है? मंजिलों का विभाजन नहीं होता। जैसे अब साउथ साइड में द्रविड़ीय शैली देखेंगे तो आपको अलग अलग मंजिलें एकदम क्लियर कट दिखाई देंगी कि ये अलग अलग मंजिलों के ऊपर बात चल रही है, लेकिन नागर शैली के अंदर ऐसे मंजिलों का डिवाइडेशन अपने यहाँ पर नहीं है। नागर मंदिर जो है शिखर दीवार लंबवत रेखा के अनुसार होती है, अनुसरण करती है। इसे मंजिलों में विभाजित का कोई निशान नहीं दिखाई देता है। रेखा शिखर यानी कार्विनियल फॉर्म होती है। शिखर को घुमावदार रेखा शिखर के रूप में डिजाइन किया जाता है, जो आधार से लेकर कलश शिखर तक के शीर्ष तक एक सुचारू रूप से ऊपर की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। वृत्ताकार आधार, वृत्ताकार जैसे आपको जो है आयताकार दिखेंगे, जो साउथ के जो टेम्पल है आयताकार में थोड़े ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन हमारे जो नॉर्थ साउथ के हैं वर्ताकार के अंदर दिखेंगे। तो आपको थोड़ा आपको समझ में आता है ना वर्ग किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं? वर्ग का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, चारों दिशाएं बराबर होंगी, उसको वर्ग कहेंगे। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये सा मतलब आमने सामने की भुजाएं अलग भी हो, ये वाली भुजाएं तो आमने सामने की बराबर होंगी और ये वाली थोड़ी अलग होंगी, और जो वर्ग होगा उसके अंदर चारों दिशाएं एकदम समान होंगी। मैथ का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए अपन को कभी कभी। प्रसाद अब यहाँ पे है प्रसाद या मूल प्रसाद। गर्भगृह की बाहरी दीवारों और शिखर सहित मुख्य मंदिर की पूरी संरचना को सामान्यतः प्रसाद या मूल प्रसाद कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ पे देखो हमारे पास अब इसका जो अलग अलग स्टाइल है वो नागर शैली के अंदर भी ऐसा नहीं कि एक बार कोई नागर शैली का टेम्पल बन गया तो उसी के ही कंटिन्यू वही चलता रहेगा। अलग अलग जैसे अलग अलग डायनेस्टी आती हैं तो अलग अलग अपने सिंबल भी साथ लेके आती है, अपना कुछ अलग करने की कोशिश करती है ताकि हमारा भी नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। अगर सारे एक जैसे होंगे तो फिर अलग अलग पढ़ने की जरूरत क्या आएंगी, एक पढ़ लेंगे सब एक जैसे हो जाएंगे। तो हर डायनेस्टी चाहती है कि इतिहास में हमारा नाम दर्ज हो, तो हम कुछ नई चीज़ लेके आएँ ताकि वो थोड़ा अलग दिखे। तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के विकास यानी 7वीं ईस्वी तक के बहुत शिखर वाले जो हैं शेखरी मंदिरों का विकास होना शुरू हुआ था, बहुत सारे शिखर वाले। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मंदिरों का विकास कैसे हुआ था। फिर अपन आएंगे मध्यकालीन वर्गीकरण के अंदर। मध्यकालीन उत्तरी भारतीय जो ग्रंथ बहुशिखर का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। पहले एक शिखर रहता था, फिर बहुशिखर बनने स्टार्ट हो गए थे, बहुत सारे शिखर वाले। फिर जो है व्यापक दायरा, हालांकि अपने व्यापक समग्र में नागर शैली लेटिना और शेखरी दोनों प्रकार के मंदिरों में शामिल है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कैसे कैसे विकास हुआ था मंदिरों का, फिर अपन साउथ टेम्पल के अंदर जाएंगे। एक बार मैं मंदिरों का विकास दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ मंदिर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सबको। फर्स्ट स्टेज ऑफ मंदिर है हमारे पास। इसकी जो होती थी फ्लैट रूफ होती थी, स्क्वायर के अंदर स्थित होता था और ऊपर किसी भी तरीके का जो आपको जो है आम जो कुछ भी नहीं दिखेगा या शिखर नहीं दिखेगा, आमलक वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। ये 4वीं सदी के अंदर पहली बार बनने स्टार्ट हुए थे इस तरीके के मंदिर। ये फ्लैट छत होती थी इनकी और ये खंबे आगे एंट्रेंस होता था, चारों तरफ से एंट्रेंस नहीं होता था, और जो गर्भगृह होता था उसको सामने से ही देखा जा सकता था और चारों दिशाओं से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन अब जो मॉडर्न टाइम के जो बने उसके बाद में उसके अंदर जो दर्शन है वो चारों दिशाओं से हो सकते थे। लेकिन फर्स्ट जो मंदिर हमारे सामने बने उनका जो सामने से ही दर्शन हो सकते थे, जो भगवान के हैं सो सिर्फ फ्रंट से दर्शन हो सकते थे। लो प्लेटफॉर्म पे बनता था, मतलब बहुत नीचे की साइड में बनता था, उसे फ्रंट से ही जाने का होता था और ऊपर एक प्लेन छत होती थी। जब सेकंड स्टेज के अंदर हम पहुँचे मंदिरों की, सेकंड स्टेज के अंदर क्या हुआ, प्लेटफॉर्म जो है हायर हो गया, अप्रेस्ट हो गया, मतलब पहले वाले से थोड़ा ऊंचा बनाना स्टार्ट कर दिया हमने और 2 स्टोरी टेम्पल बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब डबल जो मंजिला थोड़े टेम्पल बनने स्टार्ट हो गए थे, मतलब जो दूर से दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। अब थर्ड जो स्टेज है उसके अंदर एक पंचायत स्टाइल डेवलप हुई थी। पंचायत स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे पंचायत स्टाइल क्या होती है। तो पंचायत स्टाइल जो है वो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी थर्ड स्टेज के अंदर। अलग अलग स्टेज हो गया, समय भी अभी हम देखेंगे कि कौन सी स्टेज में क्या हो गई। ये आपके पास 10 अवतार टेम्पल है देवगढ़ का। ये देखिए आप यहाँ पे पंचायत इसके अंदर वो हो रहा है कि
पंच मतलब चारों कोनों के अंदर जो है आपको एक मंदिर टाइप का दिखेगा, चारों कोनों के ऊपर कुछ ना कुछ अलग अलग होंगे, और बीच के अंदर जो अपना जो मेन मंदिर होगा वो बीच के अंदर होगा। इसको पंचायत स्टाइल बोलते हैं अपन, मतलब कि चारों कोनों के ऊपर इस तरीके से देखो यहाँ पे है। इन द पंचायत स्टाइल ऑफ द मेकिंग वर 4 subsidiaries sunrise along with the temple and principal deity. The main temple was the square with the elongate mandap from it, giving the rectangular shape. The subsidiary sunrise were the place opposite of each other on the either side of mandap, giving the round plan of the crucified shape. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास पंचायत का क्या बोल रहे हैं अपन, चारों कोनों के ऊपर आपको चारों कोनों के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर चारों कोनों पे मंदिर मिलेंगे, और बीच के अंदर जो है आपको मुख्य मंदिर मिलेगा, इसको बोलते हैं पंचायत स्टाइल। फोर्थ स्टेज के अंदर जो है द टेम्पल स्टेज वर ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब 4 चौथी स्टेज की सिमिलर रही थी। 5वीं स्टेज के अंदर जब हम एंटर हुए तो 5वीं स्टेज के अंदर इस तरीके से जो आपको दिखेंगे टेम्पल अलग स्टाइल के अंदर, मतलब भव्य तक पहुँच गए थे, ऊपर बहुत ऊपर तक जाने स्टार्ट हो गए थे। ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है अपने पास। तो नागर है, द्रविडियन है, नायका और वेसर है, इन सबको अंदर ले जाएंगे, अभी नागर और द्रविडियन स्टाइल को समझेंगे अपन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ठीक है। ये आपने मैं जब आपको थोड़े दिन बाद में पढ़ाएंगे, जब अपन उड़ीसा के भी जो टेम्पल देखेंगे, उड़ीसा का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे देखो धार्मिक वास्तुकला के अंदर द्रविडियन शैली पढ़ लेते हैं। द्रविडियन शैली देश का स्वरूप, ये द्रविड़ जो है देश की लाक्षणिक स्थापत्य शैली है, जिसमें व्यापक अर्थ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में शामिल है, जो आधुनिक संदर्भ में संपूर्ण दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपन क्या करते हैं कि अपने सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपन सबको साउथ में डाल देते हैं, जबकि साउथ बहुत बड़ा है। कर्नाटक अलग है और केरल अलग है और आंध्र प्रदेश अलग है, यहाँ पे ये कर्नाटक अलग है, और आपको बहुत सारी स्टेट मिलेंगे, लेकिन क्या होता है कि अपन सबको साउथ में डाल के खेल खत्म कर देते हैं। तो उसको थोड़ा व्यापक रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि द्रविडियन अगर अपन देखते हैं तो तेलुगु अलग है, तमिल अलग है और सारी लैंग्वेज अलग अलग हैं, तो उसको उस क्रम में समझेंगे तो आपको मंदिर भी अच्छी तरह समझ में आएंगे कि कहाँ पे किस तरीके का क्या क्या अलग चीज़ है। ये द्रविडियन मंदिर वास्तुकला है। तो यहाँ पे जो है कि सबसे ऊपर दिखेंगे आपको ये वाला स्तूपी जिसको अपन बोलते हैं, फिर होता है शिखर आता है हमारे पास, फिर ग्रीवा बोलते हैं इसको, ये जो इतनी लंबी आपको दिख रही है ग्रीवा है, प्रस्तर है, पाद है और ये अधिष्ठान है, ये जो आपको नीचे दिखेंगे। और इसके अंदर जाएंगे तो हम गर्भगृह भी मिलेगा, विमान भी मिलेगा, तल भी मिलेगा, कुड और ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है हमारे पास कुडू। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे भगवान की मूर्ति रहती है, ये वाली इस जगह ये सामने की तरफ ये जो बनी रहती है, ये कहलाता है हमारे पास शिखर। और यहाँ पे जो ये ग्राउंड लेवल पे आपको दिख रहा है ये वाला, ये कहलाता है हमारे पास तल। इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन होता है साउथ टेम्पलों का या द्रविडियन स्टाइल का। कोई लोग ऐसे थोड़ी ना पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे देखो आगमन शास्त्र के अनुसार 6 मुख्य भाग हैं, जो हमारे पास कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग 6 आगमा है। पहला है अधिष्ठान, ये जगती और आधार को कहते हैं अपन, नीचे वाले को। पाद है पिल्लर और स्तंभ वाली दीवार को कहते हैं अपन। प्रस्तर है धरण और मुख्य बीमा प्रणाली है। और ग्रीवा है गर्दन या भाग, जो नेक जिसे बोलते हैं, ऊपर जो उठती रहती है उसको बोलते हैं। शिखर है जो गुम्बदाकार शीर्ष भाग होता है। और स्तूपी है जो कलश और शीर्ष बिंदु होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि अगर आपसे ऐसा सवाल बने कि भाई निम्न में इन विशेषताओं पर विचार, निम्न विशेषताएं द्रविडियन मंदिर की विशेषताओं पर विचार कीजिए, जैसे द्रविडियन मंदिरों की विशेषताओं पर विचार कीजिए, ऐसे लिखा हुआ आ जाए। और पहले आपको लिखा हुआ है आमलक, फिर आपको लिखा हुआ है ग्रीवा, फिर आपको लिखा हुआ है पाद और फिर आपको लिखा हुआ है मंडप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपको पूछे कि पहला सही है, पहला दूसरा सही है, या फिर आपको पूछे कि केवल दूसरा सही है या उपयुक्त सभी, तो आपका जवाब क्या होगा?
सवाल है द्रविडियन मंदिर शैली के ऊपर विचार कीजिए। तो इसके अंदर चार चीज़ें दी गई हैं आपको। आमलक दिया हुआ है, ग्रीवा दिया हुआ है, पात दिया हुआ है, मंडप दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं आपको। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 वाला जो ऑप्शन होगा सही होगा। एक मैंने क्वेश्चन डाला था, आपको याद हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन डाला था मैंने अभी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन था ये वाला, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल स्थलों की संख्या से अधिक है। दूसरा है, विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत विश्व स्तर पर 6वें स्थान पर, एशिया प्रांत में पहले स्थान पर आ गया है। और तीसरा है, मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के साथ भारत का स्थान 6वें नंबर पर आ गया। तो आपको लास्ट में बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 और केवल 1 2 3। अरे महाराज, थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो मैंने इसका पूरा आपको ये बना के भेजा था। उसके अंदर ये मैंने बताया था कि वर्षागत समीक्षा के अंदर आपको, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इस साल जो है मराठाओं की, जो मराठाओं से संबंधित जो खबर थी, मराठा को यूनेस्को की मान्यता ने मराठा सैन्य परिदृश्यों को अपना 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने में सफलता प्राप्त की। इससे विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत की वैश्विक रैंक बढ़कर 6वें स्थान पर पहुंच गई है और एशिया के अंदर दूसरे स्थान पर है अपन। ठीक है, तो अपना जो सिर्फ आंसर होगा वो केवल 3 होगा, जो किसी ने भी नहीं लगाया है। और टेंटेटिव से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। यूनेस्को की लिस्ट के अंदर टेंटेटिव की हमेशा ज़्यादा रहेगी और वैसे कम होगी। टेंटेटिव बोलते किसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि यूनेस्को के अंदर डायरेक्ट कोई चीज़ मोन्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पहले क्या होता है कि आपको एक आवेदन भेजना पड़ता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास संजय भैया का घर है या विष्णु जी का घर है, इसको हम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में रखवाना चाहते हैं। तो हम क्या है, एप्लीकेशन लिखेंगे कि भाई हमारे पास संजय भैया का घर है, इसको हम यूनेस्को में डालना चाहते हैं, तो ये भेजेंगे। तो यूनेस्को वाला डायरेक्ट थोड़ी भर देते हैं, उसको एक टेंटेटिव लिस्ट के अंदर रखते हैं कि भाई फ्यूचर के अंदर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो टेंटेटिव लिस्ट के अंदर इसको रख लेते हैं। तो अभी समथिंग हमारे पास 44 यूनेस्को साइड है, हमारे पास 44। लेकिन जो हमारी टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर 70 चीज़ें हमने भेज रखी हैं टेंटेटिव लिस्ट के अंदर। अगर सबके ऊपर विचार होगा और सब मान्य हो जाएंगे तो 70 मोन्यूमेंट जो है हमारे यूनेस्को लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? टेंटेटिव लिस्ट वो होती है जिसके अंदर हम भेजते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज़ है, आप इसका रिव्यू करिए और इसको यूनेस्को लिस्ट में डालिए। तो टेंटेटिव लिस्ट के अंदर हमेशा चीज़ें ज़्यादा रहेंगी यूनेस्को हेरिटेज की तुलना में। ठीक है, ओके, यहाँ आ जाओ। विमान तल तथा कुंड की विशेषताएं देखो आप। विमान द्रविड़ शैली की सबसे अनूठी विशेषता विमान का संयोजन है, जो गर्भगृह और उसके ऊपर बने पैराडाइजल लंबवत समलाकार ऊपरी ढांचे को मिलकर बना होता है। तल जो होता है विमान का वर्गाकार भाग से शुरू होकर स्पष्ट मंजिलों की श्रृंखला के रूप में ऊपर उड़ता है, जिन्हें तल कहा जाता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो नागर शैली के अंदर किसी भी तरीके की कोई मंजिल नहीं होती और सीधा सपाट मंदिर होता है, जबकि द्रविडियन शैली के अंदर क्या होता है, तल बने हुए होते हैं, अलग अलग तल बने हुए होते हैं। शिखर और कुडू, शिखर दिव्य निवास स्थान है, यानी जो सेलेस्टियल अब्रोड बोलते हैं जिसे, का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कुडू द्वारा एक स्पष्ट किया जाता है। कुडू बौद्ध चैत्य गृह के मेहराबदार द्वार के लिए से लिया गया मोटिफ है, जो आयताकार व बौद्धिक वृक्ष के पत्तों जैसा दिखाई देता है। दिव्य पर्वत शहर का दृश्य, प्रत्येक तल कुडू की क्षैतिज श्रृंखलाओं द्वारा परिभाषित होता है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती हैं। इससे यह निवासियों और घरों को युक्त एक दिव्य पर्वत शहर का भ्रम पैदा करता है। जैसे आप इसको देखोगे, इसको तो एक दिव्य पर्वत आपको दिखाई देगा ये पूरा, जिसके अंदर देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, ताकि जब आप घर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक दिव्य पर्वत जो है सामने आपके है।
द्रविडियन निर्माण सामग्री, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। निर्माण सामग्री के अंदर किस किस चीज़ का यूज़ लिया जाता है? शुरुआती द्रविडियन मंदिर पूरी तरीके से पत्थर से बनाए जाते थे और कोई चारा नहीं था। ठीक है। संरचनात्मक चुनौतियाँ क्या थी? लागत, हालांकि शिखर व विशाल भार और इसके वजन को सहारा देने के लिए आवश्यक नींव एवं बड़ी संरचनात्मक चुनौतियों और अत्यधिक खर्च का स्रोत थे। सामग्री में बदलाव, इसीलिए एक बदलाव यह जिससे तहत मंदिर को प्रस्थ धरण प्रणाली या पत्थर से बनाया जाने लगा, जिससे शिखर को ईंटों से निर्मित किया जाने लगा। जैसे मैंने आपको बताया, इधर की साइड में रैंप बनाया जाता था क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को उठाना बहुत मुश्किल है, तो हाथियों के ऊपर बांधा जाता था और हाथियों से यहाँ जाते थे, पत्थर को छोड़ते थे, फिर हाथी नीचे उतरता था, फिर ये घूम के दूसरा पत्थर लाता था, फिर ऊपर चढ़ता था, फिर यहाँ पे पत्थर रख के फिर आता। तो पत्थरों से क्या होता था, जो कॉस्ट होती थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी और समय बहुत ज़्यादा लगने लग जाता था। ईंटों से क्या होता है कि आप नीचे का जो धरातल है वो पत्थरों से बना के ईंटों से कंस्ट्रक्शन करोगे, तो आप बम्बू की सहायता से भी एक वो बना के और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। टेराकोटा मूर्तियाँ, ईंट से बने शिखर की सजावट टेराकोटा मूर्तियों द्वारा की जाने लगी। अब देखो, पत्थरों के ऊपर तो आप मार्बल किसी की भी मूर्ति लगा सकते हो, थोड़ा सस्टेनेबल हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटम अगर आप कोई भी बड़ी मूर्ति ऊपर लगाओगे तो उसका जो बोझ है वो नीचे के पिल्लरों के ऊपर ही आएगा, तो पिल्लरों के ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए, इसलिए क्या है, ईंटों से बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर जो टेराकोटा होते हैं, टेराकोटा वो मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं, फिर उससे सजावट करने लग गए। रंग रोगन, इन मूर्तियों को खनिज रंगों से युक्त विशेष चूर्ण के मिश्रणों का उपयोग करके रंग रोगन करने लग गया ताकि इसकी भव्यता दिखे। अब द्रविडियन वास्तुकला स्तंभों का विकास काल अपन देख लेते हैं। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। ये द्रविडियन वास्तुकला कालखंडों स्तंभों का 4 प्रमुख राजवंशों में बांटा जा सकता है। पहले थे पल्लवों ने स्टार्ट करा था 7वीं से लेकर 9वीं तक। ठीक है। फिर दूसरा आ गया हमारे पास चोल शासक। चोलों के बाद 10 और 12 शताब्दी के अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्शन का कार्य किया था। आपको पता है चोलों के पास एक बहुत बढ़िया नेवी भी थी। फिर आ जाता है पांड्यों के पास। पांड्य जो थे 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया। और फिर चौथे नंबर पे आ जाते हैं अपने पास 16 से लेकर 18वीं सदी तक मुंडन नायक काल बोलते हैं इसको। इसके अंदर फिर बाकी के जो चले, कोई मुझे बता सकता है कि जो मीनाक्षी मंदिर है कौन से युग के अंदर आता है? पल्लव में आता है, चोल में आता है, पांड्य में आता है या पांड्य में? थैंक यू, गुड नाइट एंड शब खैर, कल मिलते हैं।